मैं सही फैसले लेने पर विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही करने की कोशिश करता हूं। यह शब्द हैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी के, जिनका हाल ही में 9 अक्टूबर सन 2024 को निधन हो गया है। और आज के सेशन में मैं कंप्लीट बायोग्राफी रतन टाटा जी की आपको बताने जा रहा हूं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम नेवल टाटा, वहीं माता का नाम सोनू टाटा था। बचपन बेहद ज्यादा कठिनाइयों में गुजरा। बहुत अमीर खानदान से संबंधित थे, लेकिन बचपन में ही माता पिता के डाइवोर्स के कारण काफी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा। इनका पालन पोषण इनकी दादी व नानी द्वारा हुआ एवं इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एवं जॉन कॉनन स्कूल में हुई। यहां से पढ़ने के बाद यह अमेरिका चले गए और अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया एवं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1962 में टाटा कंपनी में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। सबसे पहले टाटा स्टील में काम किया एवं जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त किया। इनकी क्षमता को देख शुरुआत में इन्हें नेल्को कंपनी का हेड बना दिया गया और यह कंपनी टाटा कंपनी के अंडर में ही काम करती थी। इसकी स्थिति उस समय पर बेहद ज्यादा खराब थी। रतन टाटा जी ने इसमें बेहद ज्यादा मेहनत करी और इस कंपनी की ग्रोथ को 20% ज्यादा कर दिया। इसके बाद आगे जाकर 1970s में इन्हें एम्प्रेस मील भी दी गई और जब एम्प्रेस मील का हेड इनको बना दिया गया उस समय इस कंपनी की भी हालत बेहद ज्यादा खराब थी। दोनों ही कंपनियों की स्थिति उस समय पर बहुत ज्यादा खराब थी और रतन टाटा जी ने इन दोनों कंपनियों की ग्रोथ को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उसी समय 1977 में जब इमरजेंसी हटी, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी। आप जानते हैं 1975 में हमारे देश में आपातकाल लग गया था और उस समय पर लोगों ने हड़ताल कर दिया। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दिया, जिसके कारण फाइनली कंपनी को बंद करना पड़ा। कंपनी भले ही बंद हो गई, लेकिन यहां पे रतन टाटा जी की कंप्लीट जो उनका पोटेंशियल है वो जेआरडी टाटा को दिखा। यहां पर उन्हें लगा कि यार ये बहुत ही दूरदर्शी एवं बहुत ही ज्यादा क्षमता वाले व्यक्ति हैं और 1981 में रतन टाटा जी को टाटा एंड सन्स का आगे होने वाला चेयरमैन घोषित कर दिया। 1981 में जेआरडी टाटा ने क्लियर कर दिया कि आगे जो चेयरमैन बनेंगे टाटा एंड सन्स के वो रतन टाटा जी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने रतन टाटा जी की क्षमता को भांप लिया था। इसके बाद 1991 में रतन टाटा जी ने कंपनी की कमान संभाली। टाटा कंपनी की कमान संभालने के बाद वह इसे लगातार ऊंचाइयों तक ले गए और वहीं पर 1998 में एक बहुत ही फेमस इंस्टेंस इनके साथ हुआ। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका कार लॉन्च करी। शुरुआत में यह कार पूरी तरीके से फ्लॉप रही, लोगों ने इसको नहीं खरीदा। रतन टाटा जी को लगा कि कहीं ना कहीं फैसला गलत हो गया और उन्होंने प्लान बना लिया कि जो टाटा मोटर्स है, जो टाटा एंड सन्स के अंडर में कंपनी काम करती है, इसको बेच देते हैं। और इसके लिए यह फोर्ड के मालिक के पास भी पहुंचे। फोर्ड के मालिक से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे को टाटा मोटर्स बेचने का है। और जब टाटा मोटर्स को बेचने के लिए वहां पर गए तो फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा जी के साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने रतन टाटा जी की हालत को देखा कि इनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आर्थिक तौर पर इनकी कंपनी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और रतन टाटा जी को उन्होंने बहुत उल्टे सीधे शब्द कह दिए और यह कह दिया कि जब तुम्हें किसी कंपनी की जानकारी नहीं है तो तुम्हें एक नई कंपनी नहीं शुरू करनी चाहिए थी। और साथ ही साथ ये कहा कि टाटा मोटर्स को खरीदकर हम आप पर एक तरह का एहसान कर रहे हैं। ये सुनते ही रतन टाटा जी वहां से वापस आ गए और उन्होंने दोबारा से बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद टाटा इंडिका कार को दोबारा रीलॉन्च किया और यह कार उस समय पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की और बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको खरीदा और यहां से टाटा मोटर्स ऊंचाइयों की ओर चलने लग गए और वहीं फोर्ड कंपनी लगातार डाउनफॉल में आ गई। यहां रतन टाटा जी ने फिर यह दर्शाया कि मैं हमेशा सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही करने की कोशिश करता हूं। लगातार वो टाटा कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाते रहे और सन 2004 में टीसीएस का भी शुरुआत उन्होंने किया। टीसीएस की शुरुआत के बाद टाटा कंपनी लगातार और ऊंचाइयों की ओर बढ़ती चली गई और सन 2000 में भारत सरकार ने इन्होंने पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया, क्योंकि यह लगातार देश के लिए, लोगों के लिए लगातार काम करते रहे। रतन टाटा जी अपनी कंप्लीट इनकम में से 65% लगातार डोनेट करते रहे,
लगातार डोनेट करते रहे, लोगों के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा सोचा। यह बहुत ही साधारण और विनम्र व्यक्ति थे, जीवन में नैतिकता और ईमानदारी को इन्होंने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी। अब इस बात से अंदाजा लगाओ कि इन्होंने नैनो कार लॉन्च किया और इस कार को लाने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि 1 लाख रुपए में कार है कि भारत के आम परिवार पर भी यह कार होगी। इससे परिवार की सेफ्टी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ हर घर में एक छोटी कार होगी। इस तरह की सोच रतन टाटा जी रखते थे। इससे कोई प्रॉफिट नहीं था उन्हें, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इस तरह के स्टेप लिए कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। अभी हाल फिलहाल में सन 2020 में जब हमारे देश में कोविड लगा, उस समय पर भी 500 करोड़ रुपए अपने फंड से इन्होंने भारत सरकार को दिए। लगातार सरकार के लिए काम करना शुरू किया और अभी इनके निधन से पहले अभी इन्होंने जानवरों के लिए, इनका जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो ये था कि इन्होंने जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल खोला कि इस हॉस्पिटल में जानवरों की निःशुल्क सेवा की जाए। ये दर्शाता है कि रतन टाटा जी कितने महान व्यक्तित्व रखते थे, लगातार लोगों के लिए काम किया। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही ज्यादा जो चर्चित चीज है, लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं करी। इसके पीछे एक कहानी है, किसी को नहीं पता कि यह सच है या गलत। 1962 में जब यह लॉस एंजलिस से अपनी शिक्षा पूरी करके आए, वहां पर लॉस एंजलिस में इन्हें एक लड़की से प्रेम हो गया। वहां उसे शादी करने का प्रस्ताव इन्होंने रखा, लेकिन लड़की के माता पिता ने क्लियरली मना कर दिया कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते। कारण था 1962 का इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर क्योंकि भारत की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, चाइना के साथ लड़ाई चल रही थी और उस लड़की के माता पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए शादी करने से मना कर दिया कि रतन टाटा जी के साथ शादी नहीं हो पाएगी। वहां से रतन टाटा जी ने फैसला लिया कि अब मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं किसी को नहीं पता। वैसे 2011 में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 4 बार शादी करने के करीब था, मतलब जीवन में मैंने 4 बार ऐसा सोचा कि शादी बिल्कुल लास्ट स्टेप पर पहुंचा, लेकिन आखिर में जाकर मैंने शादी करने से क्लियरली मना कर दिया। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं किसी को नहीं पता कि शादी शायद इन्होंने प्रेम के कारण नहीं करी। 2012 में इन्होंने टाटा एंड कंपनी से इस्तीफा दे दिया और उसके बावजूद इनफॉर्मल तरीके से लगातार टाटा कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाते रहे। 2012 में इन्होंने साइरस मिस्त्री को इसकी कमान सौंपी और 2016 में टाटा एंड सन्स के कर्मचारियों ने साइरस मिस्त्री को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और 2017 में रतन टाटा जी दोबारा 16 से 17 तक रतन टाटा जी दोबारा इसके इंटरिम हेड बने, अस्थायी अध्यक्ष बने और उसके बाद इन्होंने टाटा एंड सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बना दिया और उसके बाद लगातार लोगों की सेवा में लग गए। लगातार तब से कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और साथ ही साथ लोगों के लिए इन्होंने बेजोड़ काम किया। अगर रतन टाटा की सरलता, दूरदर्शिता और उदारता उन्हें भारतीय उद्योग जगत में एक आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत बनाती है। यह ना ही कोई व्यापारिक सफलता की कहानी है, यह कहानी है एक समाज की भलाई के प्रति उनके समर्पण की, लगातार देश के प्रति, लोगों के प्रति समर्पण की कहानी, एक मिसाल। और अभी 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया। ये पूरी कहानी थी रतन टाटा जी की। आप रतन टाटा जी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।